चलो ठीक हो गया, स्टार्ट करो। चलो गुड मॉर्निंग सबको। और हम लोग अभी संसद पढ़ रहे थे और संसद पे हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर पे चर्चा की थी और फर्स्ट लेक्चर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। आज सेकंड लेक्चर में जो है और भी बहुत सी सारी चीज़ें देखेंगे। अब तक हम लोगों ने देख लिया था कि संसद जो है संघ सरकार की क्या है, सबसे बड़ी विधायी अंग है और आर्टिकल 79 में कहा गया है कि संसद का गठन कैसे होगा। हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलकर जो है संसद का क्या होता है, गठन होता है। वहाँ पे हमने राज्यसभा के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर ली थी, लोकसभा के बारे में चर्चा की थी कि राज्यसभा जो है उच्च सदन है, निरंतर चलने वाला सदन है। लोकसभा जो है निम्न सदन है, यानी 5 वर्ष पश्चात इसका क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। फिर राज्यसभा की अधिकतम सीट पे हमने चर्चा की थी। वर्तमान में अधिकतम सीट कितनी है, 250, और लेकिन भरी कितनी गई हैं, 245। इसी तरीके से लोकसभा की कितनी हमने 552 अधिकतम सीटें हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान में भरी कितनी गई हैं, 545। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल हमने देखा था 6 वर्ष, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, यही चर्चा की थी। इसके अतिरिक्त जो है योग्यता पे हमने चर्चा की थी। योग्यता में हमने देखा था कि भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, मानसिक रूप से विकृत ना हो, आर्थिक रूप से दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो। इसके अतिरिक्त जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो संसद द्वारा बनाया गया, उसमें भी कई निर्योग्यताओं के बारे में बताया गया है कि किन आधारों पर वो अयोग्य माना जाएगा। और दूसरा जो है दल बदल अधिनियम 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से बनाया गया था, जिसमें बताया गया था कि किन आधारों पर दल बदल के तहत जो है कोई संसद सदस्य क्या घोषित हो सकता है, अयोग्य घोषित हो सकता है। अगर लोकसभा का मामला होगा तो उस परिस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा का मामला होगा दल बदल के संबंध में तो राज्यसभा का पदेन सभापति क्या करेगा, निर्णय करेगा। 4 आधार थे, मैंने बताया था कि कोई अगर निर्दल व्यक्ति चुनाव जीत कर जाता है और वहाँ पे की राजनीतिक पार्टी की सदस्यता लेता है, कोई व्यक्ति अपनी पार्टी का क्या है, स्वेच्छा से परित्याग करता है, या कोई मनोनीत सदस्य है वो क्या करता है, किसी अन्य पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर लेता। ये सब ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर दल बदल अधिनियम लागू होता है। आज जो है सेकंड लेक्चर पे हम लोग 3 टॉपिक पे बात करेंगे कि संसद के सदस्यों का पद कैसे रिक्त हो सकता है। रिक्त यानी कि सदन के अंदर, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो, किन आधारों पे पद क्या हो सकता है, रिक्त हो सकता है। फिर कोई संसद का सदस्य जब चुन लिया जाता है तो अपने पद को धारण करने से पूर्व वो क्या करता है, शपथ ग्रहण करता है, उसकी शपथ पे हम चर्चा करेंगे। फिर संसद सदस्यों को क्या मिलता है, वेतन और भत्ता, उसकी चर्चा करेंगे। और फिर जो है आज हम स्टार्ट करेंगे संसद के पीठासीन अधिकारी। किसकी बात करेंगे, पीठासीन अधिकारी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें सदन में, सदन का मतलब ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मैं कंपाइल करके बात कर रहा हूँ। सदन में पद का रिक्त होना, तो सदन में पद का रिक्त होना जो है एक तो दोहरी सदस्यता के आधार पे हो सकता है। किसके आधार पे, दोहरी सदस्यता। समझ में आ रहा है, संसद के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य अगर दोहरी सदस्यता रखता है तो एक सदन का पद उसका क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। अगर वो नहीं छोड़ेगा तो सदन में दोनों जिन सदन से वो सदस्य है वो क्या हो जाएगा, रिक्त। कहने का मेरा मतलब है कि कोई व्यक्ति सपोज दैट लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य था और उसने लोकसभा का भी चुनाव लड़ लिया और लोकसभा के चुनाव में वो क्या हो गया, जीत गया, तो उस परिस्थिति में उसे 10 दिन के अंदर जो है एक पद को क्या कर देना चाहिए, रिक्त कर देना चाहिए। अगर नहीं करता है तो उसकी राज्यसभा वाली पहले वाली सीट क्या मानी जाएगी, रिक्त। यानी दोहरी सदस्यता के आधार पर सदन में एक सीट खाली होगी कि नहीं होगी उसकी। इसके अतिरिक्त मान लो कि कोई विधानसभा का सदस्य है और उसने लोकसभा का चुनाव लड़ लिया और लोकसभा में क्या हो गया, वो जीत गया,
तो 14 दिन के अंदर उसे क्या करना चाहिए, अपनी विधानसभा की सीट को छोड़ देना है। क्योंकि दोनों दो सीट से नहीं हो सकता है, या तो विधानसभा का ही रहे या तो वो लोकसभा का ही रहे। तो 14 दिन के अंदर उसे क्या करना चाहिए, अपनी विधानसभा की सीट को छोड़ दें। या कई बार हम देखते हैं कि एक ही प्रत्याशी 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ता है और दोनों जगह से जीत जाता है। ऐसे कई केसेस इस समय मिल रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में उसे स्वेच्छा से एक सीट का क्या कर देना चाहिए, परित्याग कर देना चाहिए। अगर वो नहीं छोड़ता है तो दोनों सीट उसकी क्या मानी जाएगी, रिक्त मानी जाएगी। तो ये आधार हैं, दोहरी सदस्यता के आधार पर भी संसद के सदस्यों का क्या हो सकता है, पद रिक्त हो सकता है। दूसरा, और कैसे पद रिक्त हो सकता है, दूसरा तो सबका जन्मसिद्ध अधिकार है बेटा। और वो जन्मसिद्ध अधिकार क्या है, कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपने पद का परित्याग कर सकता है। भाई कार्यकाल के दौरान लोकसभा का सदस्य क्या करे, लोकसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा का सदस्य क्या करे, राज्यसभा के पदेन सभापति को स्वेच्छा से लिखित त्यागपत्र देकर अपनी सीट को क्या कर सकता है, रिक्त कर दो। उसकी सीट खाली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। फिर तीसरी बात मैंने बताई थी, और इसको आपको ध्यान में रखना, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में ये प्रावधान है, सदन का कोई भी सदस्य लगातार सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो ये माना जाएगा कि सदन में उसकी सीट क्या हो गई, रिक्त हो गई। हालांकि इसमें सदन के स्थगन, सदन नहीं चल रहा, इस पीरियड को नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। और चौथा क्या है, अगर उसके चुनाव को क्या घोषित कर दिया गया है, अवैध, अमान्य, तो उसका पद क्या हो जाएगा, रिक्त। यानी कहने का मतलब है संसद के सदस्यों का सदन में स्थान जो है रिक्त 4 आधारों पे हो सकता है। पहला आधार क्या है, दोहरी सदस्यता, यानी संसद का कोई भी सदस्य दोहरी सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता। अगर वो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य है और लोकसभा के लिए चुनाव क्या होता है, जीत जाता है, तो उसे क्या करना चाहिए, 10 दिन के अंदर अपनी राज्यसभा की सीट को छोड़ देना चाहिए। अगर वो नहीं छोड़ता है तो क्या माना जाएगा, एक सदन में उसका क्या, लोकसभा राज्यसभा की सीट क्या मानी जाएगी, रिक्त मानी जाएगी। या 2 लोकसभा सीटों से चुन लिया जाता है तो स्वेच्छा से उसे एक सीट क्या कर देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। अगर नहीं छोड़ता है तो उसकी दोनों सीटें क्या मानी जाएंगी, रिक्त मानी जाएंगी। कोई विधानसभा का सदस्य लोकसभा के लिए चुन लिया जाता है तो 14 दिन के अंदर उसे अपनी विधानसभा की सीट क्या कर देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। अगर स्वेच्छा से नहीं छोड़ता है तो उसका पद क्या माना जाएगा, रिक्त माना जाएगा। यानी दोहरी सदस्यता के आधार पे सदन में संसद के सदस्यों का पद क्या हो सकता है, रिक्त हो सकता है। ये आप कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे। दूसरा, लोकसभा या राज्यसभा का जो भी सदस्य है वो क्या कर सकता है, अगर लोकसभा का है तो लोकसभा अध्यक्ष को स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर क्या कर सकता है, लोकसभा में अपने पद को रिक्त कर सकता है। और राज्यसभा का है तो राज्यसभा के पदेन सभापति को त्यागपत्र देके अपना पद क्या कर सकता है, रिक्त कर सकता है। फिर संसद का कोई भी सदस्य, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में लोकसभा और राज्यसभा की अनुमति के बिना लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसका पद क्या माना जाएगा, सदन में रिक्त माना जाएगा। हालांकि इसमें लोकसभा और राज्यसभा का सदन स्थगित है, नहीं चल रहा, वो पीरियड नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। या उसके चुनाव को क्या घोषित कर दिया गया, अमान्य घोषित कर दिया गया है। तो इन परिस्थितियों में भी क्या है, उसका पद सदन में रिक्त माना जाएगा। दूसरी चीज, शपथ की बात कर ले हम। कोई भी संसद का सदस्य जब चुन लिया जाता है तो पद धारण करने से पूर्व वो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति के समक्ष क्या करता है, पद व गोपनीयता की शपथ लेता है। मैं अभी प्रोटेम स्पीकर पे भी बात करूंगा, लेकिन अभी पहले इस पर चर्चा कर लें। तो आपसे पूछ ले कि संसद सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति के समक्ष वो पद व गोपनीयता की क्या लेता है, शपथ लेता है। अगर कोई भी संसद का सदस्य शपथ ग्रहण किए बिना, किन्हीं परिस्थितियों में शपथ ग्रहण ना कर पाए, किए बिना अगर वो सदन की बैठकों में भाग लेता है तो उसके ऊपर कितना, उसे जुर्माना देना पड़ेगा। भले ही वो चुन लिया गया, लेकिन अगर उसे शपथ ग्रहण नहीं किया है और सदन की कार्यवाही में भाग ले, मान लो राज्यसभा के लिए चुन लिया गया, शपथ ग्रहण नहीं कर पा रहा है और राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेने जा रहा है, या लोकसभा का सदस्य है, चुन लिया गया लेकिन शपथ ग्रहण किए बिना लोकसभा की कार्यवाही में
भाग ले रहा है तो उस परिस्थिति में उसे क्या करना, बैठक में बैठने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन प्रतिदिन उसे क्या देना पड़ेगा, अर्थदंड देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, अर्थदंड देना पड़ेगा। और ये आप लोगों के लिए यहाँ होमवर्क है, संसद का कोई सदस्य शपथ ग्रहण किए बिना सदन की कार्यवाही में भाग लेता है तो प्रतिदिन, जब तक वो शपथ ग्रहण नहीं किया है उससे पहले जितने दिन वो भाग लेगा तो प्रतिदिन के हिसाब से कितना उसे अर्थदंड देना होगा। जो पूछा गया यूपीएससी का क्वेश्चन है। आ रही बात समझ में? ये बताना कमेंट करके या होमवर्क में बताना कि बिना शपथ ग्रहण किए सदन में कोई भी सदन का सदस्य बैठता है तो प्रतिदिन के हिसाब से उसे कितना अर्थदंड देना होगा। दूसरी चीज़, जब तक वो शपथ ग्रहण नहीं करेगा तब तक जो भी उनके विशेषाधिकार हैं, हर पद का एक क्या होता है, विशेषाधिकार होता है। तो बिना शपथ ग्रहण किए संसद का कोई सदस्य अगर सदन में जाता है, आता है, तो उसे संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। संसद के जो भी विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, कब प्राप्त होंगे, जब वो पहले शपथ ग्रहण कर लेगा। क्या कर लेगा, शपथ ग्रहण कर लेगा। दूसरी चीज़, संसद द्वारा जो है अपने सदस्यों के लिए 1954 में संसद वेतन भत्ता पेंशन नियमावली बनाई गई। वेतन भत्ता, इसमें समय समय पर संशोधन होता रहा है, वह पेंशन नियमावली 1954। यानी संसद अपने सदस्यों को क्या करती है, वेतन, यानी संसद के सदस्यों का वेतन क्या होगा ये समय समय पे कौन तय करता है, संसद तय करती है। और उसके लिए 1954 में उसने एक कानून बनाया संसद ने, उसका नाम था वेतन भत्ता पेंशन नियमावली 1954। उसी के आधार पे समय समय पर इन्हें क्या दिया जाता है, वेतन भत्ता। हालांकि संविधान में कहीं भी संसद सदस्यों को पेंशन देने की बात नहीं कही गई थी, पेंशन देने की बात नहीं की गई। 1976 में अधिनियम बनाया गया और संसद अब अपने क्या है, सदस्यों को क्या देती है, पेंशन भी देती है। बाकी सरकारी कर्मचारियों को तो पेंशन भी खा लिया उन्होंने, है कि नहीं, तो क्या देती है, पेंशन भी। इसके अतिरिक्त एक संसद सदस्य को सुसज्जित आवास, आवागमन का साधन, चिकित्सा सुविधा, मोटर गाड़ी इत्यादि समय समय पर सुविधाएं क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर मैंने दो वर्ड यूज़ नहीं किया। एक तो पहले आपको ये बताना है कि शपथ ग्रहण किए बिना कोई संसद सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग लेता है तो प्रतिदिन उसके कितना जुर्माना देना होगा जब तक कि उसने शपथ ग्रहण नहीं किया। दूसरा, वर्तमान समय में संसद सदस्यों का वेतन कितना है रिसेंट में, अब हमें नहीं मालूम, पहले देख लेना एक बार, ठीक है ना। वर्तमान समय में संसद सदस्यों का वेतन कितना है, ठीक। इसके अतिरिक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अब चालू होगा यहाँ पर, वो है पीठासीन अधिकारी। नीतू बेटा बताओ पीठासीन क्या होता है। संसद के पीठासीन अधिकारी, सवाल मेरा ये है, प्रश्न अगर आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन कौन संसद के पीठासीन अधिकारी होते हैं, तो पीठासीन कौन होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जेब में रख लें। हाँ, मैंने बस ये पूछा कि पीठासीन अधिकारी कौन कौन होता है बेटा। खाना खा के आए हो? चुनाव आयोग को बनाया जाता है। वो जब चुनाव कराने जाते हैं तो पीठासीन अधिकारी बन के जाते हैं, तो ठीक है, जो चुनाव कराने वाला उस दल का नेतृत्व करता है उसको पीठासीन अधिकारी कहते हैं। तुम्हारी बात सही है। मैं यहाँ चुनाव की बात कर रहा हूँ क्या? मैंने क्या लिखा, संसद के पीठासीन अधिकारी। मैंने ये नहीं कहा कि चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए पीठासीन अधिकारी। दिक्कत यही है कि पहले हमें सवाल को समझना चाहिए कि आदमी पूछ क्या रहा है। जब तक आप सवाल को सही तरीके से समझोगे नहीं तो उसका सही उत्तर कैसे दे पाओगे। आधी बीमारी तो हम लोगों की यही है कि हम लोग इतनी हड़बड़ी में रहते हैं कि सवाल को समझते ही नहीं हैं, और जब सवाल ही गलत समझ लिया तो उत्तर आप
सही कैसे दे दोगे ये बताओ? जब फॉर्मूला ही गलत हो गया तो आंसर सही आएगा ही नहीं। आ जाएगा क्या? मेरा सवाल ये है कि संसद के पीठासीन अधिकारी बताओ भाई, ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब बहुत सिंपल सी चीज़ें पूछ रहा हूँ, बस तुम लोग परेशान हो, ये वर्ड लिख दिया मैंने। संसद के जो दोनों सदन हैं, इन दोनों सदनों की बैठकों की समय समय पर जो भी अध्यक्षता करता है उसको हम क्या कहते हैं? पीठासीन अधिकारी। एक प्रकार से लोकसभा का जो मॉनिटर है, मॉनिटर कौन होगा? लोकसभा अध्यक्ष होगा। राज्यसभा में कौन होगा? पदेन सभापति। लोकसभा अध्यक्ष नहीं होगा तो उसकी जगह कौन होगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं है तो उसकी जगह कौन करेगा उस दिन बैठक की अध्यक्षता? हाँ, उपसभापति। तो ये चारों को संसद का पीठासीन अधिकारी कहा जाता है। बैठो, ठीक है ना भाई। संसद के सदन की कार्यवाही चल रही है तो उसको क्यों बिठाला? अगर किसी को सवाल पूछना रहता है लोकसभा में तो पहले लोकसभा अध्यक्ष से क्या करता है? परमिशन लेता है। या कोई गलत वर्ड यूज़ करता है तो वहाँ से क्या करता है? डांट देता है। करता है कि नहीं? ताकि सदन के अंदर सदन की कार्यवाही अच्छे से चले, सदन के अंदर कोई विवाद हो तो उसका क्या हो जाए? निपटारा हो जाए। इसलिए संसद के दोनों सदनों के अंदर पीठासीन अधिकारी की क्या की गई है? व्यवस्था की गई है। और संविधान में ये कहा गया, मैं अभी आर्टिकल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, 4 लोगों के लिए। लोकसभा के संदर्भ में लोकसभा अध्यक्ष, ये आया हुआ क्वेश्चन है। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा के संदर्भ में सभापति, और कौन? उपसभापति। और कौन? उपसभापति। ये चारों को क्या कहा जाता है? संसद का पीठासीन अधिकारी का है। पहले बिल्कुल कंठस्थ कर लो, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा है कि संसद के पीठासीन अधिकारी के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो लोकसभा के संदर्भ में लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के संदर्भ में राज्यसभा का पदेन सभापति व उपसभापति, ये चारों क्या कहलाते हैं? पीठासीन अधिकारी। क्योंकि समय समय पर संसद की दोनों सदनों की जो कार्रवाइयाँ चलती हैं उनकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करते हैं? यही करते हैं। अगर अध्यक्ष है तो अध्यक्ष करेगा, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करेगा, राज्यसभा में पदेन सभापति करेगा, उसकी अनुपस्थिति में कौन करेगा? उपसभापति करेगा। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? संसद का पीठासीन अधिकारी। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर जाए कि संसद के पीठासीन अधिकारी के अंतर्गत कौन कौन आता है तो आपको ध्यान में रखना है कौन? लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, ये चारों संसद के क्या होते हैं? पीठासीन अधिकारी होते हैं। अब जब पीठासीन अधिकारी को आपने समझ लिया तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? लोकसभा अध्यक्ष की। तो जब भी कैसे चुनाव होता है? अध्यक्ष का कोई चुनाव होता है क्या? हम लोग वोट करते हैं क्या? जब नई लोकसभा का गठन होता है और पहली बैठक होती है तो पहली बैठक के पश्चात राष्ट्रपति एक दिन तय कर देता। उस दिन लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वो अपने में से एक व्यक्ति को क्या चुन लेते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। और एक व्यक्ति को क्या चुन लेते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष। यानी कि लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा की पहली बैठक, क्योंकि पहली बैठक जब होगी तो एक होगा प्रोटेम स्पीकर, उसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करूँगा। वो प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? लोगों को शपथ दिलाना और सहयोग करना लोकसभा के सदस्यों को कि अपने में से एक को क्या कर लें? लोकसभा अध्यक्ष चुन लें। तो लोकसभा की पहली बैठक के बाद एक दिन तय कर देता है कौन? राष्ट्रपति। तो आपसे पूछेगा कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए दिन कौन तय करता है? राष्ट्रपति तय करता है। और जो दिन तय करेगा उस दिन जो है लोकसभा के सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को क्या चुन लेंगे? लोकसभा अध्यक्ष। और एक व्यक्ति को क्या चुन लेंगे? लोकसभा उपाध्यक्ष। ठीक है, यहाँ पे जो सीखना है आपको, आप समझ लो। अब जो लोकसभा अध्यक्ष होगा वो क्या होगा? यहाँ बैठेगा और बाकी सदस्य कहाँ बैठेंगे? यहाँ बैठेंगे। यानी कि जब कार्यवाही चलेगी तो ये यहाँ बैठेगा, बाकी किधर बैठेंगे? इधर बैठेंगे। तो जब लोकसभा अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा, यानी बैठक की अध्यक्षता करेगा,
उस समय ये क्या करता है, सामान्य मत नहीं देता है। सामान्य मत का समझ लो, सपोज दैट ये लोकसभा की कार्यवाही चल रही है और मैं क्या हूँ, लोकसभा अध्यक्ष, और किसी मुद्दे पर मतदान हो रहा है और आप लोग कितने हो, 10 हो, एक तरफ 6 और एक तरफ क्या हो गया 4, तो जो 6 लोग हैं वो तो क्या हो गया, बहुमत हो गया। तो मैं उस समय मतदान सामान्य मत नहीं करूंगा, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष होने के नाते कि कोई निष्कर्ष निकल जाए तो मैं क्या करूंगा, निर्णायक मत दूंगा। मान लो कि मैंने पूछा कि शाम को क्लास लेना है कि नहीं लेना है, 5 लोगों ने कहा कि क्लास लेनी है और 5 लोगों ने कहा क्लास नहीं लेनी। अब मामला क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अब कुछ निष्कर्ष निकलेगा क्या, नहीं। तो इस परिस्थिति में मैं कहूँगा कि मेरा क्या मन है मैं बताता हूँ, मैं कहूँगा कि क्लास नहीं लेनी। अब संख्या कितनी हो गई, 6, और आप लोग एक तरफ कितने हो गए, 5। यानी कि जब भी लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो भी होगा, चाहे राज्यसभा के संदर्भ में हम बात करें, अगर वो पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है, क्योंकि एक तो सदस्य भी है ना ये, तो पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है, तो ये क्या करेगा, हमेशा निर्णायक मत देगा। यानी सदन में वोटों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, क्या होगा, निर्णायक मत देगा। ऐसे सामान्य मत नहीं देगा, सामान्य मत भी देगा, अभी मैं बता रहा हूँ कंसेप्ट, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, पहली बात समझ में आ गई कि लोकसभा की पहली बैठक के बाद राष्ट्रपति एक दिन तय करता है, उस दिन लोकसभा के सदस्य अपने में से एक व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष और क्या करते हैं, उपाध्यक्ष के रूप में चुन लेते हैं। ठीक है, जब चुन लिया जाता है तो इसका कार्यकाल क्या होगा, अमूमन जब तक लोकसभा का कार्यकाल होगा तब तक लोकसभा अध्यक्ष का भी क्या होगा, कार्यकाल। हालांकि ये कभी भी लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है। ठीक है, तो पूछे कि लोकसभा अध्यक्ष किसको त्यागपत्र देगा, उपाध्यक्ष को। लोकसभा उपाध्यक्ष किसको त्यागपत्र देगा, लोकसभा अध्यक्ष को। इसके अतिरिक्त अगर इसे हटाना चाहें तो हटाया भी जा सकता है। अगर लोकसभा के सदस्य इसको 14 दिन पहले सूचना देकर और इसे हटाने का प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से पारित कर दे तो ये अपने पद से क्या हो जाएगा, हट जाए। लेकिन जब इसको हटाने का काम चल रहा होगा, जब इसको हटाने के लिए प्रस्ताव ला रहे होंगे, तब ये अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेगा। इसके रूप में, क्योंकि अब इसको हटा रहे हैं तो फिर अध्यक्ष के रूप में क्यों कार्य करेगा। तब ये क्या होगा, सामान्य सदस्य के रूप में यहाँ बैठेगा और जो उपाध्यक्ष होगा वो क्या करेगा, अध्यक्षता। और जब उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा तो स्वाभाविक सी बात ये क्या करेगा, निर्णायक मत देगा। और ये यहाँ आके बैठ गया, इसका मतलब ये क्या करेगा, सामान्य। तो मेरा कहने का मतलब है, जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो लोकसभा में, उस समय लोकसभा अध्यक्ष जो है निर्णायक मत नहीं देता है, लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेगा, बोलेगा, सामान्य मत देगा। जैसे सब वोटिंग कर रहे हैं उस टाइप से वो भी वोटिंग कर देगा। लेकिन जब वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा तो वो सामान्य मत नहीं देगा, बल्कि क्या देगा, वो निर्णायक मत देगा। तो आपसे पूछेगा कि लोकसभा अध्यक्ष कब सामान्य मत देता है, जब उसे हटाने का प्रस्ताव सदन में चल रहा हो तो सामान्य सदस्य के रूप में बैठता है, कार्रवाई में भाग लेता है, बोलता है, और अगर किसी मुद्दे पे मतदान होता है तो सामान्य मतदान करता है। लेकिन जब उसे हटाने का प्रस्ताव ना चल रहा हो और अध्यक्ष के रूप में बैठक में बैठा हो, लोकसभा स्पीकर के रूप में, तो उस परिस्थिति में वो सामान्य मत नहीं देता है, बल्कि क्या करता है, निर्णायक मत देता है। क्या करता है, निर्णायक मत देता है। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में क्या करेगा बेटा, निर्णायक मत देगा। अगर उसे हटाने का प्रस्ताव चल रहा है तो उस समय क्या करेगा, वो निर्णायक मत नहीं देगा, बल्कि क्या देगा, वो सामान्य मत देगा। निर्णायक और सामान्य मत का कंसेप्ट ध्यान में रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी का। यहाँ से क्वेश्चन बहुत, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो सॉल्व कर जाओगे, नहीं तो फंस जाओगे। ठीक है, मैं अभी आर्टिकल पे चर्चा नहीं कर रहा। अब भैया इसके कार्य और शक्तियाँ क्या हैं लोकसभा अध्यक्ष की, क्यों बना दिया गया। तो पहली बात तो आप समझ लो, इसको अगर आप सीख गए तो यही कार्य राज्यसभा के संदर्भ में कौन करेगा, सभापति भी करेगा। इसकी जगह अगर ये नहीं रहेगा, उपाध्यक्ष रहेगा, वो भी यही करेगा। तो इसको सीखना जरूरी है। अगर ये आप सीख गए तो सबको कोरिलेट कर लोगे, सबके सब सीख जाओगे।
सबसे पहले आप समझ लो कि लोकसभा के अंदर जो वो हॉल है लोकसभा का, उसके अंदर संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन होगा? लोकसभा अध्यक्ष। ऐसे तो संविधान का संरक्षक और अंतिम व्याख्याकार कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन जो लोकसभा रूपी भवन है जिसके अंदर लोकसभा के सदस्य बैठे हैं, उसके अंदर अगर मामला उत्पन्न होता है संविधान से संबंधित, तो उसका अंतिम व्याख्याकार कौन होगा? लोकसभा अध्यक्ष होगा। ये पावर उसको। फिर लोकसभा की समय समय पे कार्यवाहियों, नियमों, संचालन कैसे होगी लोकसभा, इसकी समय समय पे निगरानी और व्याख्या और नियम वगैरह कौन बताता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन बताता है? लोकसभा अध्यक्ष। इसके अतिरिक्त और क्या क्या शक्तियां हैं, कार्य? तो सबसे पहला इसका काम क्या है कि जब तक लोकसभा के अंदर कोरम, गणपूर्ति पूरी ना हो जाए, तब तक वो लोकसभा की कार्यवाही को प्रारंभ ना करे बल्कि स्थगित रखे। कहने का मतलब कि मैं पढ़ाने आया तो एक मानक होना चाहिए क्लास में कि यार कम से कम 5 बच्चे रहेंगे तभी पढ़ाएंगे। अगर 5 से कम हो गए तो उस दिन हम क्या कर देंगे? छुट्टी कर दें। उसी तरीके से लोकसभा सदस्यों का 1/10, कितना? 1/10 सदस्य अगर सदन में रहेंगे तभी गणपूर्ति मानी जाएगी, तभी सदन की कार्यवाही क्या की जाएगी? प्रारंभ की जाएगी। क्या की जाएगी? तो आपसे पूछेगा कि लोकसभा की कार्यवाही को संचालित करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए, या राज्यसभा की कार्यवाही को संचालित करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए, या राज्यों के अंदर की बात कर ले विधानसभा की कार्यवाही को संचालित करने या प्रारंभ करने के लिए, या जिन राज्यों में विधान परिषद है उसकी कार्यवाही को प्रारंभ करने या संचालित करने के लिए गणपूर्ति कितनी होती है? उस सदन के 1/10, यानी 545 है तो 545 का 1/10 कितना होगा? निकालो बेटा जरा, मैथ आती है ना? निकालो। हमें मालूम है तुमको नहीं आती इसलिए तुमको दिए छोटा सा सवाल। लोकसभा की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए बताओ? 1/10 सदस्य होना चाहिए, तो 545 का 1/10 निकालो ना बेटा। इसको निकालने तो दो। अरे बेटा समझ लो, अगर मैथ वैथ नहीं सीखोगी, जितना भागोगी, तो आप सोचोगे केवल जीएस के बल पे हम सारे काम कर लें, हो जाए तो अच्छा है। लेकिन कभी कभी यही छोटी सी कमी जो है पतन का कारण बन जाएगी। मैंने कई बार कहा, अगर आप कंपटीशन में आए हो तो आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, ना मैथ का बनना है ना हिंदी का बनना है, आपको विश्लेषक बनना है। हर चीज़ थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। ठीक है, मैथ में बहुत से ऐसे टॉपिक है, मत आए आपको ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन ना आए, ठीक है, ज्यामिति ना आए, लेकिन बेटा डिस्काउंट, बट्टा, परसेंटेज, एवरेज, स्पीड, ये तो छोटे छोटे से थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि नहीं? सवाल लग जाते हैं। लगाओ भाई रोनाल्डो, 545 का 1/10 निकालना। यस, यानी कि 55 मान लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, पहली शक्ति लोकसभा अध्यक्ष की ये है कि लोकसभा के अंदर संविधान का ये क्या होता है? अंतिम व्याख्याकार होता है। फिर लोकसभा के नियम, कार्यवाहियों इत्यादि की समय समय पे क्या करता है? सदन के अंदर व्याख्या करता है, और सदन की कार्यवाहियों पे क्या रखता है? निगरानी रखता है, अनुशासन को बनाए रखता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण काम क्या है? अगर लोकसभा के अंदर गणपूर्ति यानी 1/10 से कम है तो तब तक सदन की कार्यवाही को स्थगित रखे जब तक कि गणपूर्ति 1/10 ना हो जाए। तो 545 का 1/10 हो जाएगा 54.5। तो एक आदमी को आप आधा तो काटोगे नहीं, पैसा नहीं ना है काट दोगे, तो ये 54 को हम क्या मान लेंगे? 55। यानी जब तक लोकसभा में 55 व्यक्ति बैठे नहीं रहेंगे, संख्या भी बता दिया तुम्हारे लिए, ऐसे पूछेगा 1/10 और गणपूर्ति संख्या में पूछेगा कितना हो गया? 55। तो जब तक 55 लोग नहीं बैठे रहेंगे तब तक लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा? कार्यवाही को स्थगित रखेगा, और जैसे ही 55 लोग हो जाएंगे कार्यवाही को क्या कर देगा? प्रारंभ। इसी को कहते हैं गणपूर्ति या कोरम। दूसरा महत्वपूर्ण काम है इसका ये। तीसरा जो है कोई विधेयक, क्या कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसको मार्क कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। क्या करता है? किसी भी विधेयक को चिन्हित करता है। मैं अभी पढ़ाऊंगा इसी में, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक, सब पे बात करूंगा। तो तीसरा इसका पावर क्या है? कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसको चिन्हित या मार्क कौन करता है?
लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। फिर कोई साधारण विधेयक पे अगर लोकसभा और राज्यसभा में क्या हो जाए, मतभेद हो जाए, तो आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाता है लोकसभा और राज्यसभा की। और जब संयुक्त अधिवेशन जब भी बुलाएगा तो राज्यसभा में भी पदेन सभापति होता है, लोकसभा में भी अध्यक्ष होता है, तो दोनों के अधिकार लड़ सकते हैं कि भाई मैं भी यहाँ पे क्या हूँ, स्पीकर हूँ, और मैं भी यहाँ पे क्या हूँ, पीठासीन अधिकारी। लेकिन नहीं, अगर जब भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा तो पदेन सभापति की अपेक्षा पावर लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया कि उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। इसके अतिरिक्त दल बदल पे हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। अगर दल बदल का मामला है और लोकसभा के संदर्भ में मामला है तो उस पर अंतिम निर्णय करता कौन होगा? लोकसभा अध्यक्ष होगा। कौन होगा? लोकसभा अध्यक्ष होगा। इसके अतिरिक्त लोकसभा से संबंधित जो भी संसदीय समितियां समय समय पर बनाई जाती हैं, अभी हम संसदीय समितियां भी देखेंगे। भाई लोकसभा के पास इतने सारे काम होते हैं कि उन कामों को करने के लिए कई समिति, जैसे आप देखेंगे लोक लेखा समिति बनाई जाएगी, हाँ, संयुक्त प्रवर समिति बनाई जाएगी, प्राक्कलन समिति बनाई जाएगी, बहुत सारी समितियां बनती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि लोकसभा की जो भी संसदीय समितियां बनती हैं उस समिति में किस व्यक्ति को शामिल करना है वो तय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और इसके बाद पूरे भारत में जब भी राज्यों की विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों की बैठक होती है, पीठासीन अधिकारी राज्य में कौन होगा? विधानसभा अध्यक्ष। तो उन पीठासीन अधिकारियों की बैठकों की अध्यक्षता भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और अंतर पीठासीन अधिकारियों की अगर बैठक होती है, अंतर यानी अन्य देशों के भी स्पीकर्स वगैरह की जब भी सम्मेलन होता है तो वहाँ पे भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो ये सारे के सारे कार्य और शक्तियाँ हैं किसकी? लोकसभा अध्यक्ष की। तो हमें ध्यान में रखना है संसद के पीठासीन अधिकारी के अंतर्गत 4 लोग हैं, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा के संदर्भ में राज्यसभा का पदेन सभापति और उपसभापति। सबसे पहले हम लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की अगर हम बात करें तो लोकसभा की पहली बैठक के पश्चात राष्ट्रपति एक दिन तय करता है और उस दिन जो है लोकसभा के सदस्य अपने में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का अमूमन कार्यकाल उतना ही होता है जितना लोकसभा का होता है। हालांकि उससे पहले भी वो स्वेच्छा से क्या कर सकता है? उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है, या लोकसभा में 14 दिन पहले इसको सूचना देकर पूर्ण बहुमत से हटाने का प्रस्ताव पारित कर दिया तो लोकसभा अध्यक्ष क्या होगा? अपने पद से हट जाएगा। जब ये अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा तो हमेशा निर्णायक मत देगा। किस रूप में? निर्णायक। और जब इसे हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो तो उस दिन इसकी जगह अध्यक्षता कौन करेगा? उपाध्यक्ष। और ये सदन में सामान्य सदस्य के रूप में बैठेगा, सदन की कार्यवाही में भाग लेगा, बोलेगा, लेकिन अब ये निर्णायक मत नहीं देगा बल्कि क्या देगा? सामान्य मत देगा। अध्यक्ष के कार्य क्या हैं? लोकसभा के अंदर संविधान का ये क्या है? अंतिम व्याख्याकार है। लोकसभा के अंदर लोकसभा के नियमों, कार्यवाहियों इत्यादि के बारे में समय समय पे व्याख्या कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि अगर लोकसभा के अंदर गणपूर्ति कोरम 1/10 नहीं है तो तब तक कार्यवाही को ये क्या रखे? स्थगित। संख्या के आधार पर गणपूर्ति कितनी है? 55 है। ठीक। संयुक्त अधिवेशन होगा तो उसकी क्या करेगा? ये अध्यक्षता करेगा। दल बदल का मामला है और लोकसभा का मामला है तो निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है ये तय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। इसके अतिरिक्त अंतर पीठासीन अधिकारियों की जो बैठक होती है उसमें अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये अमूमन महत्वपूर्ण इसके क्या हैं? कार्य। ठीक है, तो इतना ही इसमें रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कल जो है उपाध्यक्ष के कार्य, सभापति के कार्य और उपसभापति के कार्य पे हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। चलो, खांसी आ रही है तेज।